नमस्कार हमारे मित्रों, हमारे श्रोताओं। हम आपके सामने आपके समक्ष आज एक बड़ा ही रोचक विषय लेकर आए हैं और बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। और उसमें शुरुआत से लेके पृथ्वी पे जो जीवन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था की स्टडी करके आज तक एक बड़ा चेंज लाया है, वो है दर्शन शास्त्र। तो आज हम इसी विषय पर एक शो लाए हैं जिसका नाम है विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, द मोस्ट फेमस फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड। और इन फिलोसफर्स की कुछ खास बातें और ये विश्व में प्रसिद्ध क्यों हुए, क्या दुनिया में चेंजेस लाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस एपिसोड में इस अंश में मेरा भी कुछ रोल चेंज हुआ है, क्योंकि पहले एक बातचीत के रूप में था और इसमें हम एक साक्षात्ता और साक्षात्कारकर्ता के रूप में, इंटरव्यूअर के रूप में आपके समक्ष हैं। और हमारे साथ बातचीत करेंगे मिस्टर कपिल सिंह जी, जो कि खुद भी एक दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, यहाँ तक हम जानते हैं। और चूंकि हमने फिलॉसफी से, दर्शन से ही डिग्री ली हुई है, तो उन्होंने चुना हमें कि ये बातचीत हमसे बेहतर हो सकती है। तो हम कपिल जी का स्वागत करते हुए बातचीत आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार इनाम साहब। हाँ, तो ये एपिसोड हमने जो शुरू किया है, जैसा कि बताया, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, इस पर काफी हमारी आपकी बातचीत होती थी, काफी हम आपकी बातें सुनते थे, प्रोत्साहित होते थे, कुछ हम भी व्यूज देते थे। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं दर्शन को लेकर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, हर व्यक्ति का, हर इंस्टीट्यूशन का कोई एक स्टैंडर्ड होता है, कोई दर्शन होता है, हर देश का कोई दर्शन होता है। तो लेकिन वो उसका क्लियर सेगमेंटेशन नहीं किया जाता, दर्शन क्या है ठीक से समझ नहीं पाते। हमारे भारत में बहुत से दार्शनिक गुजरे, जिसमें कुछ लोगों के नाम हम लेना चाहेंगे, फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं। जिसमें स्वामी विवेकानंद जी रहे, जिन्होंने भारत में राष्ट्र प्रेम और मानवीय गुणों को उभारने की बात की और मानव की गरिमा को बनाने की बात की, और बहुत ही काबिल व्यक्ति थी। हम फिर बात करते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य गुरु जी, उनको कौन नहीं जानता, और उनके टीवी सीरीज भी बन चुके हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं। अर्थशास्त्र जैसे शास्त्र की उन्होंने गणना की, रचना की। और हमारा देश गौतम बुद्ध का देश है, और बुद्ध यानी बुद्धि से, बौद्धिक स्थिति से बना देश ये। और बुद्ध पूरी संसार में प्रचलित हुए, और उनके आज भी उनके अनुयायी हैं, और उनकी बातें हमें भी काफी जो है इम्प्रेस करती हैं। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि आपसे पूछें कि आप क्या, हमने दार्शनिकता की बातें जो सुनी, इन दार्शनिकों में जो मेरी लिस्ट है, काफी फेरिस्त लंबी है, लेकिन आपके जो मुख्य वो रहे फिलोसफर, जिनको आप को राह दिखा दी या आपका पथ प्रदर्शन कर दिया, वो ऐसा कौन सा दार्शनिक था जिसने आपके मनोदशा पे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया? ऐसा कौन सा दार्शनिक था? आप किसके बारे में सी बात करेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मुझसे, और इस प्रश्न के लिए मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं आपको। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि दार्शनिक और दार्शनिकता है क्या चीज। जी बिल्कुल। दार्शनिक ये शब्द निकलता है दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र वाला शब्द जो है वो निकलता है दर्शन से। दर्शन का अगर अंग्रेजी में हम रूप
ट्रांसलेशन करते हैं, तो दर्शन का मतलब होता है टू सी, टू वॉच, और अगर बहुत ही उत्कृष्ट अंग्रेजी का शब्द अगर हम इस्तेमाल करें दर्शन के लिए तो फिर वो होता है टू विटनेस, विटनेस करना। तो दर्शन शास्त्र मतलब कि विटनेस थियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट, ये जो विषय है जिसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं, असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मुझे बताने वाले वही दार्शनिक हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया कि किनको मैं सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक मानता हूं। इस शब्द का मतलब बिल्कुल सही और तर्कपूर्ण ढंग से मुझे बताने वाले जो दार्शनिक हैं, मैं उनका नाम भी लूंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बताया कि इस शब्द का मतलब क्या है, उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से बताया और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से इस बात को उल्लेखित किया और स्थापित किया कि कैसे करके एक किसी भी मनुष्य का जीवन जो है वो दार्शनिकता के उच्चतम पावदान तक पहुंच सके। तो दर्शन शास्त्र का जो मतलब है वो है टू विटनेस। तो किस चीज का विटनेस करना है, किसको सी करना है, किसको वॉच करना है, किसका दर्शन करना है? तो सबसे पहले हमें दर्शन करना है अपने चारों ओर उपस्थित संसार का, अपने शरीर का, इस भौतिक संसार का, इस भौतिक शरीर से। दर्शन करने वाला हिंदू धर्म के हिसाब से इस भौतिक शरीर के माध्यम से आत्मा है, सूक्ष्म है, लेकिन माध्यम स्थूल है ये शरीर। और दर्शन किसका करना है? किसी सूक्ष्म का नहीं, पहल दर्शन करना है स्थूल का, चारों तरफ उपस्थित संसार का, जहां हम पहले उपस्थित हैं, जहां हम पहले मौजूद हैं, जिस तल पर, जिस लेवल पर हम कॉन्शियस हैं, हम पहले वहां की पूरी जानकारी ले लें, वहां का पूरा दर्शन कर ले, वहां के पूरे विटनेस हो जाएं। उसके बाद हम कहीं पीछे सूक्ष्म की ओर, केंद्र की तरफ, जो बहुत सूक्ष्म है, जो बहुत माइन्यूट है, उसकी तरफ दर्शन की यात्रा बढ़ाएं। ये जो दर्शन शास्त्र की जो परिभाषा, ये जो दर्शन शास्त्र का सही प्रणाली जो है, ये मुझे बताने वाले मेरे अनुसार मानव जाति में अब तक जन्मे महानतम दार्शनिकों से भी महान दार्शनिक और तर्कपूर्ण दार्शनिक श्री ओशो रजनीश जी ने। और जब हम ओशो रजनीश जी की बताए प्रणाली के अनुसार ही दर्शन शास्त्र का पालन करते हैं, दर्शन शास्त्र दार्शनिक हो जाते हैं, विटनेस हो जाते हैं, तो हम दार्शनिकता के ऊंचे पावदान तक, उत्कृष्ट पावदान तक स्वतः ही पहुंच जाते हैं। तो आपने जितने भी नाम लिए पीछे अभी, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे चाणक्य, चाहे गौतम बुद्ध, और भी अगर कुछ नाम रहे होंगे, जैसे कि चारवाक भी शायद एक नाम आता है, और विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो लाओ त्से भी एक नाम आता है दार्शनिकताओं में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जो भारत के ही दार्शनिक का छूट रहा है आपसे और हमसे, जो मुझे अभी याद आ गया, जे कृष्णमूर्ति, उनका भी नाम लिया जाए। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे दार्शनिक रहे हैं विश्व विख्यात, जिनके शायद आपको नाम याद होंगे, मुझे इतना याद नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जितने भी ये दार्शनिक हैं जो मानव जाति में अब तक उपस्थित हुए, इन सभी दार्शनिकों से भी उत्कृष्ट और महानतम दार्शनिक मुझे सिर्फ ओशो रजनीश ही समझ आए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा तर्कपूर्ण तरीका
हाँ, बहुत ही तर्कपूर्ण तरीका उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य का जीवन हो और कैसे उस जीवन को जीते हुए मनुष्य जो है वो दार्शनिकता के ऊंचे से ऊंचे पावदान पर उपस्थित हो जाए। तो आपके इस प्रश्न का मैंने बड़ा लंबा उत्तर दे दिया, लेकिन अब मैं बड़ा इन शॉर्ट देता हूं। वो ये कि ना कोई स्वामी विवेकानंद, ना कोई गौतम बुद्ध, ना कोई लाओ त्से, ना कोई जय कृष्ण मूर्ति, ना ही कोई चारवाक, ना ही कोई चाणक्य और ना ही कोई अन्य संसार के स्तर का कोई भी दार्शनिक। मेरे सबसे जो आपका प्रश्न था कि मेरे जो सबसे पसंदीदा दार्शनिक है, तो वो है श्री ओशो रजनीश जी। अच्छा, तो ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इसको और क्यों रहे ये भी बताया। तो अब हमारा दूसरा सवाल ये होता है कि इन दार्शनिकों में आपने ये भी समझाया बात में कि दर्शन है क्या अकॉर्डिंग टू यू, और दर्शन की जो आपने परिभाषा बताई, तो ये परिभाषा आपने खुद से ही डेवलप की या आपको ये भी ओशो के द्वारा पता चली? हाँ, ये जो दर्शन की जो परिभाषा है ये असल में मुझे ओशो से ही मालूम पड़ी। जाहिर सी बात है, मैं कभी ओशो से मिला नहीं, लेकिन बहुत ही धन्यवाद देता हूं मैं ओशो को कि उन्होंने जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने जो भी लेक्चर्स दिए हैं उनकी उन्होंने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, जिससे कि जमानों तक लोग उनको वीडियो में देख और सुन सकेंगे। तो मैंने उनके बहुत से वीडियोस देखे हैं, बहुत से ऑडियोस सुने हैं, और क्योंकि मैं एक अच्छा श्रोता हूं, मैं एक अच्छा पाठक नहीं हूं, मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा श्रोता होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, मैं अच्छा श्रोता हूं, अच्छा पाठक नहीं। तो उस अनुसार मैंने ओशो की बहुत सारी ऑडियो सीरीज सुनी हुई, और हर ऑडियो सीरीज को सुनने के बाद मैंने बहुत गहन चिंतन मनन भी किया कि ओशो ने जो बोला है क्या वो सही है, क्या गलत है, और मैंने बहुत गहनतम चिंतन मनन किया। अच्छा, चिंतन मनन करने की जो कसौटी भी थी मेरे पास, वो भी मुझे ओशो से ही मिली, और जो कसौटी मुझे ओशो से मिली है चिंतन मनन करने की, और वो कसौटी भी कितनी ज्यादा तर्कपूर्ण है, ये भी चिंतन मनन मैंने ही किया। तो असल में मैंने ये पाया कि जो भी मैंने ओशो के द्वारा सुना उसका मैंने बहुत चिंतन मनन किया, आकलन किया, एनालिसिस किया, और फिर मुझे ये एक निचोड़ मिला कि दर्शन असल में है क्या। और इसके संदर्भ में मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताऊंगा। एक वीडियो मैंने YouTube पे देखा था, वो आज भी YouTube पे पड़ा होगा बिल्कुल। हमारे हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता शाहरुख खान, वो मुंबई में या देश में या विदेश में किसी भी जगह पर गए हुए थे मेहमान बनकर, और वहां पर शायद किसी कॉलेज में गए हुए थे या किसी सेमिनार में गए हुए थे। जैसा कि होता है कि सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, तो शाहरुख खान एक अच्छे खासे प्रख्यात अभिनेता हैं, और उनको जो है वहां पर बुलाया गया एज अ वक्ता, एज अ विशेष वक्ता, मतलब VIP स्पीकर। तो उस पूरी स्पीच की रिकॉर्डिंग हुई और उसमें शाहरुख खान ने एक बड़ी ऐसी बात कही जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शाहरुख खान बोलते हैं कि हमें फिलोसोफर होने से पहले हमें धनवान होना चाहिए। हाँ। गरीब आदमी फिलोसफी करे, हाँ, गरीब आदमी फिलोसफी करे, जिसकी जेब में पैसे नहीं तो उसकी फिलोसफी 2 कौड़ी की है। पहले जिंदगी में आपको पैसे वाला बनना चाहिए, उसके बाद आपको फिलोसफी का पालन करना चाहिए। शाहरुख खान का शब्द दूसरे थे, लेकिन उनका अर्थ यही था। ये वीडियो शायद आपने भी देखी नाम साहब, जैसे कि आपने अभी स्वीकार किया। और ये वीडियो जब मैंने देखी थी तो मुझे बड़ा ही ज्यादा आश्चर्य लगा। मुझे
मैं कहीं से भी प्रभावित नहीं हुआ इस बात से कि शाहरुख खान ये बात बोल रहा है तो फिर अच्छा सही ही बोल रहा होगा। नहीं, कतई नहीं। मैं इस तरीके से कभी सोचता ही नहीं हूँ। खासकर ओशो को सुनने के बाद से तो मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। तो मैंने ये पाया कि ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात ये समझ में आती है कि जब मैंने ये शाहरुख खान का कथन सुना तो मुझे बड़ी मन में, मेरे आत्मा में बहुत हलचल मची। और ओशो की जो दी हुई कसौटी है मेरे पास सही और गलत को मापने की, वो कसौटी है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। और उस यूनिवर्स को कैसे ओशो ने मुझे कसौटी के रूप में दिया या बताया या जतलाया, वो ऐसे कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स जो है संतुलन के नियम पर बना हुआ है। ऐसा मुझे ओशो के लेक्चर्स से बहुत बहुत ज्यादा गहराई से मालूम पड़ चुका। और संतुलन का नियम जो है ये ब्रह्मांड का एक कसौटी है। इससे अगर कोई भी बात मेल खाती है तो समझो कि वो बात सही है। अगर इससे कोई भी बात, कोई भी तथ्य, कोई भी शय, कोई भी तर्क अगर मेल नहीं खाता तो जान लो कि वो बात गलत है। तो इसी कसौटी के आधार पर मैं इस चिंतन पर पहुंचा, ओशो की दी हुई इस कसौटी के आधार पर, कि शाहरुख ये बोल रहा है कि आपके पास फिलॉसफी करने के लिए या फिलोसोफर होने के लिए पहले आपके पास धन होना जरूरी है। तो मैं शाहरुख को इस बात का ये जवाब देता, अगर मैं वहां होता, और अभी भी दे सकता, दे रहा हूं, कि फिलॉसफी जो है उसका मतलब ही होता है दर्शन शास्त्र। और दर्शन करना होता है किसका? विटनेस हमें किसका होना होता है? त्रुट का, सच्चाई का, सत्य का। सत्य का दर्शन करने के लिए मनुष्य की जेब भरी हो ऐसा कोई आवश्यक ही नहीं। जबकि सच तो ये है कि अगर आप खाली जेब होंगे तो ज्यादा कटु सत्य आपके सामने आएगा। ये बहुत बड़ी आपने बहुत ही अच्छा ये बहुत ही सरकास्टिक बात आपने बहुत वाकई अच्छी बात कही। तो शाहरुख का ये पूरा कथन जो है वो बहुत बुरी तरह से, खास करके युवा वर्ग को बहुत ज्यादा बुरी तरह से दिशा भ्रमित कर रहा है। शाहरुख खान एक सफल अभिनेता है, एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बौद्धिक स्तर पे शाहरुख खान अभी कहीं ना कहीं बड़ी कंगाली में जी रहा है। ये इस वीडियो को देख के पूरी तरह समझ में आता है। हो सकता है कि धन कमाने के मामले में उसका बौद्धिक स्तर बहुत ही उत्कृष्ट हो, लेकिन जीवन को देखने और जीवन को उत्कृष्ट बनाने की जो एक कला है, उस तरफ शाहरुख खान का बौद्धिक स्तर जो है वो बहुत निचले दर्जे का है। ये भी समझ में आता है। तो हो सकता है कि ये अपना ही कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, जैसे लोग अपने बारे में कहते हैं। क्योंकि ये जैसे कि अभी अगर हम थोड़ी सी भी स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि सुकरात हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरिस्टोटल हो, और चाहे कार्ल मार्क्स हो, ये तो मजदूर रहे और विश्व प्रसिद्ध उन्होंने में प्रसिद्धि पाई और दुनिया में बड़े चेंजेस लाए ये दर्शन से अपने तमाम लोग। यहाँ तक ये तक खतरा हो गया लोगों को कि जो है वहाँ के शासन और प्रशासन को खतरा हो गया कि कहीं पब्लिक इन्हीं को ही किंग न स्वीकार कर ले, जबकि ये बिल्कुल फकीर टाइप के थे लोग के। तो ये उनका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है आपसे, बड़ा अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, आपने व्यू दिए। दूसरा प्रश्न ये है कि आप थोड़ा ओशो के बारे में बताएं, क्योंकि वो एक दार्शनिक होने के अलावा, क्योंकि प्रोफेसर तो थे ही, ये तो जानती है, लेखक भी थे, अच्छे वक्ता थे, और साथ में एक रहस्यमय जो रहस्य है जो लोग जानना चाहते हैं। कुछ आप बताइए थोड़ा ओशो के बारे में। हाँ, ये जीवन के बारे में। तो और आपने अच्छा नाम लिया, कार्ल मार्क्स का भी मुझे बड़ा पसंद आया, ये नाम मैं भूल रहा था। ये इस नाम का उल्लेख है ओशो ने भी अपने लेक्चर्स में कई बार किया है। तो आपका प्रश्न था कि ओशो के संदर्भ में मैं कुछ बताऊं। हाँ। कि ओशो, सबसे पहले एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ओशो जो है वो लेखक नहीं थे। मैं अपने इस इंटरव्यू कम पॉडकास्ट के थ्रू ये दर्शकों को और श्रोताओं को ये बिल्कुल
साफ कर देना चाहता हूँ इस बात को लेकर के कि हाँ। ओशो ने आज तक एक भी किताब नहीं लिखी। जितनी भी किताबें हम ओशो की पढ़ते हैं वो उनके अनुयायियों द्वारा है। वो अनुयायी मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है और रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और मेरा मानना यह है कि क्योंकि अनुयायियों द्वारा लिखी गई हैं तो कहीं ना कहीं जरूर उन लोगों ने अपनी भी विचारधारा उसमें जोड़ दी होगी। अगर विचारधारा उन्होंने जोड़ भी दी है वो गलत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कि क्या उन्होंने उतनी ही गहनता से चिंतन मनन करके ही विचारधारा जोड़ी जितना कि ओशो ने जा करके गहन चिंतन मनन करके उस विचार को बोला था। प्रश्न उठ जाता है। हाँ, तो मैं सभी दर्शकों और श्रोताओं से यही अनुरोध करूंगा, अगर उनका जरा सा भी दिलचस्पी है ओशो रजनीश में, तो वो ओशो रजनीश की किताबें खरीदने की अपेक्षा वो ओशो रजनीश की वीडियो और ऑडियो सुन ले, जो कि यूट्यूब पे फ्री में उपलब्ध है, वो ज्यादा बेहतर है। अपने खुद के कथन, हाँ, बिल्कुल शुद्ध रूप से, बिना किसी भी फिल्ट्रेशन के, बिना किसी भी अशुद्धता के, डायरेक्ट ओशो के ही मुंह से, मुख से, ओशो की ही आवाज में, ओशो के ही विचारों को सुन सकेंगे और वो बहुत ही ज्यादा तर्कपूर्ण होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो ओशो के संदर्भ में सवाल हम फिर से रिपीट करेंगे कि उनके बारे में कुछ आप। मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनके बारे में सबसे पहले बात मैंने बता दी कि उन्होंने आज तक कोई किताब नहीं लिखी, से उन्होंने ऑडियो वीडियो लेक्चर्स दिए हैं जो कि यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। दूसरी बात, ओशो के संदर्भ में मैं क्या कहूँ कि वैसे तो उनका उनका जीवन जो रहा वो थोड़ा मध्य प्रदेश में जबलपुर नाम का एक शहर है, उसी के पास में एक छोटा सा गांव है जहां पर वो अपने ननिहाल में उनका बचपना बीता। वो अपने नाना नानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो उन्हीं के साथ रह गए थे वो। और हालांकि एक फिल्म है जो कि संभवतः यूट्यूब पे उपलब्ध होगी, जिसका नाम है रिबेलियस फ्लावर। ये फिल्म जो है ये ओशो रजनीश के ऊपर बनी दुनिया में सबसे पहली फीचर फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स तो ओशो के ऊपर बहुत बनी हुई हैं और सबसे प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध भी है, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। लेकिन फीचर फिल्म ओशो रजनीश के ऊपर जो सबसे पहली बनी है इस पूरे संसार में, उसका नाम है रिबेलियस फ्लावर। ये एक हिंदी फिल्म है। तो ओशो का जो बालकाल रहा, उनका जो युवावस्था रही, और युवावस्था से कैसे फिर वो दर्शन की तरफ मुड़ गए, ये पूरा घटनाक्रम जो है इस फिल्म में आपको 2.5 से 3 घंटे की फिल्म में देखने को मिल जाएगा। रिबेलियस फ्लावर, एक क्रांतिकारी फूल, क्रांतिकारी पुष्प। तो ओशो के संदर्भ में बहुत जानकारी ये फिल्म दे देती है, बहुत ही सरलता से, बहुत ही शीतलता से, बहुत ही ज्यादा कलात्मक ढंग से, और बहुत ही सुंदर फिल्म है। आपने जानकारी थी नहीं लोगों को? बिल्कुल नहीं थी। तो ये फिल्म जरूर देख ले लोग, ओशो के संदर्भ में काफी कुछ जान जाएंगे। जब युवावस्था से दार्शनिकता की ओर मुड़े ओशो, और फिर वो ओशो से फिर वो मतलब रजनीश से ओशो बने, वो यात्रा इस फिल्म के दूसरे भाग में दिखाई जाने वाली थी, लेकिन अभी तक वो दूसरा भाग आ नहीं सका। तो वो जो दूसरा भाग है, रजनीश से ओशो बने, जो वो वहां पर उस पूरे जो पूरा जो भाग है, उसके संदर्भ में मैं उनके जीवन के कुछ बात जरूर साझा करना चाहूंगा। जिसकी कि पहली बात मैं कह चुका हूं कि ओशो ने आज तक कोई भी किताब नहीं लिखी। उन्होंने शायद 1.5 से 2 लाख किताबें पढ़ी हैं, और वो काफी ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। और कोई ऐसी विशेष बात जो मैं ओशो के संदर्भ में कहना चाहूंगा वो ये कि इस संसार को बनाने वाले परमात्मा से भी गलतियां हुई हैं, तो बिल्कुल ओशो से भी कुछ गलतियां हुई हैं। और अमेरिका के ओरेगॉन स्टेट में जब ओशो ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य रजनीशपुरम नाम का जब उन्होंने वहां पे स्थापित कर दिया, उस इतने बड़े रजनीशपुरम नामक शहर की स्थापना के बाद वो जो 2 साल के लिए मौन व्रत में चले गए थे, ये बात मुझे ओशो की बहुत ज्यादा
अतार्किक लगी, बड़ी गलत लगी। मुझे लगा ये उनके जीवन का सबसे गलत फैसला था कि वो मौन व्रत में चले गए, वो भी तब जब उन्होंने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली राष्ट्र में जा करके बड़ी जमीन पर खरीद करके एक शहर बना दिया था, जहां पर दुनिया भर से आए अनुयायी उनके साथ वहां रहते थे। उस समय ओशो ने अपने आप को मौन व्रत में रख लिया। ये बात मुझे ओशो की वाकई बड़ी गलत लगती है। और हालांकि आपका प्रश्न था कि हम कुछ उनके बारे में बताएं, तो मैं उनके बारे में क्या बताऊं। उनके बारे में वैसे ही बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन ये जो एक हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जो नहीं जानते हैं वो जान जाए। ये लेकिन जो पहलू रहा ओशो का, ये मुझे बड़ा ही हमेशा कष्टदायी लगता है। और इस पर मैं बड़ा ही, अगर आज ओशो से मैं साक्षात्कार कर पाता तो जरूर पूछता कि आप अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय में आपने मौन व्रत पे जाना क्यों चुन लिया, जबकि इस समय तो आपको और भी ज्यादा प्रखर होना चाहिए था, ताकि चीजें दूसरी हो जाती। और एक बात मैं और ओशो के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि उनकी सेक्रेटरी रही थी शीला नाम की। शीला नाम से पहले लक्ष्मी नाम की उनकी एक सेक्रेटरी रहा करती थी। और लक्ष्मी के रहते हुए उन्होंने शीला नाम की उस गुजराती महिला को, उस गुजराती युवती को अपनी सेक्रेटरी बनाया। और धीरे धीरे करके शीला ने लक्ष्मी को रिप्लेस ही कर दिया। वो बिल्कुल और ओशो इस पर भी कुछ ना कह सके, कुछ ना बोल सके, या कुछ नहीं समझ सके। ये भी मुझे एक बड़ी गलती नजर आती है ओशो के संदर्भ में। आपका प्रश्न था कि मैं ओशो के बारे में कुछ बोलूं इस जगह, तो वो मैंने ये बातें उल्लेख करना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि ये बातों के संदर्भ में जनमानस को बहुत कम पता है, पर्दा पड़ा हुआ जिस पर जांच का विषय है। तीसरा ये कि जनमानस से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ओशो को कोई सेक्स गुरु ना समझे आप। उन्होंने संभोग से समाधि तक, फ्रॉम सेक्स टू सैल्वेशन या सेक्स टू स्पिरिचुअलिज्म नामक उन्होंने लेक्चर जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स की गुरु हो गए। नहीं, उन्होंने ये बताया है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा शरीर रूप में जन्मती है सेक्स की प्रक्रिया द्वारा, और सेक्स की प्रक्रिया द्वारा जो भी आत्माएं शरीर रूप में इस धरती पर आती, वो सिर्फ उसी प्रक्रिया के आसपास ही ना रह जाए, बल्कि वो यात्रा कर ले जाए मोक्ष की तरफ, समाधि की तरफ, सैल्वेशन की तरफ। ये वो लेक्चर कहता है, फ्रॉम सेक्स टू सैल्वेशन, फ्रॉम सेक्स टू स्पिरिचुअलिज्म, या संभोग से समाधि की ओर। क्योंकि समाधि अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। वैसे भी मेरा ये अगला प्रश्न था कि ये जो क्रिटिसिज्म हुआ और विश्व में काफी जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया, क्या कारण था उसका? क्या वो स्पीचेस थी या क्या वो व्यूज थे ओशो के जो उनको इस तरह के उसमें ले आया? तो इन जो ये व्यूज हैं इसको थोड़ा और खुलासा करके बताइए, जो संभोग से समाधि और इस तरह के कुछ और ही विचार जो उन्होंने प्रकट किए, तो कुछ और बताइए इसके बारे में। सीधी सी बात है, लोगों को ये जो शीर्षक ही था इस पूरे लेक्चर का, संभोग से समाधि की ओर, यहीं से ही लोगों को बहुत बड़ी हतप्रभता हो गई, बहुत बड़ी लोगों को आपत्ति हो गई, क्योंकि लोग जो है संभोग को बड़ा निकृष्ट मानते हैं। हमारे भारत देश में तो मानते ही हैं, और संसार भर में भी, ये 80 के दशक की मैं बात बता रहा हूँ, संसार भर में भी संभोग को कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठता के तल पर या बहुत सम्मान की नजरों से नहीं देखा गया। हम तो ये प्रश्न करेंगे कि आलोचना से पहले उस विचार पर जाना चाहिए और उनके मोटिव पर जाना चाहिए। वो मोटिव जब लोग इतना सुन ही रहे थे, तो क्या वो कहना चाहते हैं, उसका तत्व क्या है, सार क्या है, उसको क्यों नहीं समझा गया? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं समझा गया। वो समझा ही इसलिए नहीं गया क्योंकि लोग जो है संभोग को निकृष्टतम मानते रहे 80 के दशक में, जब ओशो ने ये लेक्चर दिया। और स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्मिकता को लोगों ने बहुत 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 ज्यादा ही पवित्र माना हुआ। तो लोग ये इन दो बिंदुओं को एक साथ
एक ही सिक्के का दो पहलू लोग मान ही नहीं सके। लोग ये समझना ही नहीं चाहते थे। लोग किसी भी प्रकार से इस तथ्य को, इस सत्य को आत्मसात ही नहीं करना चाहते थे, स्वीकारना ही नहीं चाहते थे कि भाई संभोग और समाधि, अध्यात्म और सेक्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही आत्मा की दो प्रवृत्तियां हैं। लोग इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे, खास करके वो लोग जो कि रोज सुबह शाम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे जाते हैं, जो हर समय राम नाम की माला जपते हैं, जो कि पांचों दफाओं की नमाज पढ़ते हैं, जो कि हर सुबह गुरुद्वारे चले जाते हैं और गुरुवचन गाते हैं, जो कि हर रविवार गिरजाघर चले जाते हैं, जैसे हम चर्च बोलते हैं। वो तो ये कतई मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई हम संभोग में रत किसी भी प्रकार से कभी भी लिप्त हुए, क्योंकि हम तो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो संभोग जो करते हैं जो लोग, वो तो दूसरे ही लोग हैं, वो अध्यात्म से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। और परमात्मा संभोग जैसी निकृष्टतम प्रणाली और प्रवृत्ति में कहीं पर उपस्थित होगा? अरे नहीं, परमात्मा तो अध्यात्म जैसी बिल्कुल साफ सुथरी, पवित्र। तो लोगों की मानसिकता ये रही, और ये मानसिकता धर्म के ठेकेदारों ने जानबूझ करके लोगों के मस्तिष्क में कई सदियों से ब्रेन वॉश करते करते डाली। तो ओशो का ये जो लेक्चर था संभोग से समाधि तक, इसकी आलोचना तो होनी ही थी, और वो हुई। और ओशो बिल्कुल, जो कि एक बहुत ही विजनरी, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनको बिल्कुल मालूम था कि वो ये जो लेक्चर दे रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक कंट्रोवर्शियल ही होने वाला है और इसकी आलोचनाएं होने वाली हैं। और ओशो का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पे आज भी वायरल है, जिसमें कि वो उंगलियों में चुटकी बजाते हुए बोलते हैं कि आई कैन टर्न ऑल द नेगेटिव पब्लिसिटी इनटू अ पॉजिटिव पब्लिसिटी जस्ट लाइक दिस। चुटकी बजा के वो बोलते हैं ऐसा। और रिपोर्टर सामने कहता है बट हाउ, तो वो कहते हैं जस्ट लाइक दिस आई विल कन्वर्ट अ नेगेटिव पब्लिसिटी इनटू पॉजिटिव पब्लिसिटी। ये ओशो का कॉन्फिडेंस था, ये ओशो का दूरदर्शिता थी। तो वो जानते थे कि आलोचना होगी, और आलोचना हुई। आलोचना क्यों हुई उसका मैंने आपको उत्तर दिया। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है इसी से संबंधित कि हालांकि ये जो मेरा प्रश्न है ये भी हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे पंथों के ठेकेदार थे उनसे खतरा महसूस करने लगे थे कि ये नया पंथ ओशो उभर के आ रहा है, तो पहले ही से कुछ प्लान बनाए रखे हो, कोई गलती हो और हम उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दें, इतना क्रिएट कर दें कि सब कुछ इस तरह से अस्त व्यस्त हो जाए। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी संभावना आपने व्यक्त करी है। बिल्कुल संभावना बिल्कुल ऐसी रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही ओशो का ये लेक्चर बाजार में आया होगा ऑडियो फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में, तो तुरंत अनेक धर्मों के ठेकेदारों ने बिल्कुल ही संगठन बना करके इसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी होंगी, क्योंकि नहीं चाहता कोई भी कि जनता जो है वो जागरूक हो जाए। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ओशो के बारे में है और फिर उसी से मुतालिक आगे है कि ओशो कैसे फिलोसफर हो गए। वो तो प्रोफेसर थे, वो तो टीचर थे, वो कैसे दर्शन में और कैसे इस तरह से बिल्कुल एक नए पंथ और एक नए उसके सूक्ष्म दर्शन में आ गए, कैसे हुआ ये? ओशो खुद भी दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट रह चुके थे। क्योंकि जबकि वो रह चुके थे, हाँ, दर्शन शास्त्र के जब वो खुद ही विद्यार्थी रह चुके थे, तो फिर बाद में फिर वो जबलपुर के यूनिवर्सिटी में फिर उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में नौकरी करी प्रोफेसर की। लेकिन उन्होंने ये पाया कि प्रोफेसर होने के नाते उन पर कुछ सीमा रेखाएं बांध दी गई थी
और वो बातों को खुल करके ना कह पाए और विद्यार्थियों को ना जगाए, इस पर उन पर काफी बार यूनिवर्सिटी के उच्चतम अधिकारियों द्वारा प्रेशर आता था। इसके चलते उन्होंने अपनी वो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी, सत्य का दर्शन कराने के लिए, दर्शन शास्त्र को असल में जीवन में उपस्थित करने के लिए उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर की अपनी नौकरी को त्याग दिया। जैसे और फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी रही, चाहे हमारे यहाँ की हमारी भारतीय फिलॉसफी रही, जिसमें महात्मा गांधी जी, उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम उनका मोटिव था, वही उनकी कीज थी। और फिलोसफर रहे हैं कपिल, आपके हम नामी रहे हैं, कपिला जिन्हें इंग्लिश में लिखा जाता है CAPILA। उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, जिसमें तत्व यानी एलिमेंट्स और फैक्ट्स की बारे में बात हुई, और विकासवादी व्यक्ति थे वो। और वहीं पे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी रहे, और उन्होंने भी साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन पर बहुत ही ज्यादा काम किया, बुक्स लिखी, मानसिक जो हमारा विकास है उस पर बहुत ध्यान दिया। वहीं वात्स्यायन रहे, जिन्होंने काम सूत्र, न्याय सूत्र को भाष्य किया, और चारवाक दर्शन, जैसे कि आपने नाम लिया ही, तो इन्होंने भौतिकतावाद और नास्तिकतावाद दोनों को ही लाया। और वहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से चेंजेस किए। गुरु नानक जी, जिन्होंने मानवतावाद पर और सेवा भाव पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया। तो ये इस तरह और जो वेस्टर्न फिलोसफर रहे, जिसमें रेने डिकार्ट रहे, इन्होंने मैथ, साइंस और दर्शन पर किताबें लिखी। इमैनुअल कांट रहे, जो 1724-1804 के आसपास जर्मन साइंटिस्ट थे। कांट ने लफ्सास और की परिकल्पना और हाइपोथेसिस, इसकी वैज्ञानिकता पर काम किया। कांट का नैतिक सूत्र था मोरल पेंटिंग और मोरल प्योरिटी, जिसमें एक इंसान के अंदर के जो मानवीय और जो मोरालिटी होती है, वो उसको हाई लेवल पर ले जाने की उन्होंने बात की। तो ऐसे तमाम दार्शनिक गुजरे, जिनका अपना अपना एक मत था, किसी एक पॉइंट पर काम करते थे। ओशो का क्या वो बिंदु था, वो क्या चेंज लाना चाहते थे, किस चीज से उसको विरोध करते थे, निषेध करते थे, किस चीज को लाना चाहते थे, ये शायद बहुत से जो उनके अनुयायी भी हैं, शायद वो भी नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि आप बताएं उसके बारे में। आपने जितने भी अभी दर्शन शास्त्रियों के नाम लिए हैं, हाँ, दार्शनिकों के नाम लिए, इनमें से बहुत सारे लोगों के नाम तो मैंने सुने नहीं, और इनमें से बहुत सारे लोगों को ना तो मैंने सुना ना मैंने कभी पढ़ा, क्योंकि मैं अच्छा पाठक नहीं। हाँ, जय कृष्णमूर्ति के मैंने कुछ वीडियोस जरूर देखे हैं जी। हालांकि जय कृष्णमूर्ति एक बहुत ही गहन चिंतनशील व्यक्ति रहे, वो उनकी बातों से ही समझ में आता था, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति रहे, ये भी समझ में आता था। लेकिन जय कृष्णमूर्ति ने कोई भी ऐसा साचा दिया हो, कोई भी ऐसा फॉर्मूला दिया हो, जिससे कि मनुष्य समाज एक उत्कृष्ट समाज बन सके, मेरे समझ में, मेरे जानकारी में अभी तक ऐसा जय कृष्णमूर्ति का मुझे कोई भी लेक्चर नहीं मेरे सामने आया। और मैंने जय कृष्णमूर्ति के लेक्चर्स ना के समान ही सुने हैं, ये भी मैं उल्लेखित करता हूं, क्योंकि मैं कुछ बाबाओं को सुनते ओशो तक पहुंच गया, क्योंकि उन कुछ बाबाओं से जब मुझे तर्कपूर्ण उत्तर नहीं मिले अपने प्रश्नों के, तो खोज करते 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 मैं ओशो तक पहुंच गया। और ओशो जो है वो तर्क का और ज्ञान का महासागर है।
तो जब हम महासागर तक यात्रा कर देते हैं तो फिर हम महासागर से वापस नदियों और नालों तक जाने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है हमारा। तो मैं जय कृष्णमूर्ति को तो मैंने बाद में जाना सुना, मैंने पहले ओशो तक ही पहुंच गया था। अच्छा, और ये तो फिर महासागर पहुंच गया तो फिर डर आए और नदियों और नालाओं तक का फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं बचा। तो ओशो तक मैं पहले ही पहुंच गया और ओशो से मुझे तर्कपूर्ण उत्तर मिले अपने सभी प्रश्नों के। प्रश्न यही है मेरा कि उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल वो मैं वही आ रहा था, उसी उत्तर मत क्या था उनका एक खास ओशो का जो मत रहा। मैं ये समझता हूँ कि शायद संसार भर में जितने भी दार्शनिक हुए हैं और जिनका आपने नाम लिया, मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी दार्शनिक ने इतनी प्रखरता से, इतने सरल शब्दों में, इतने ज्यादा क्रांतिकारी और खुले तरीके से नहीं बताया और नहीं कहा कि कैसे मनुष्य समाज, और मनुष्य समाज का मतलब कोई समाज की बात नहीं, एक एक मनुष्य की बात हो रही है, प्रत्येक मनुष्य की, कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन कैसे उत्कृष्ट हो जाए, कैसे प्रत्येक मनुष्य जो है वो जन्मे तो संभोग से लेकिन मृत्यु के पहले ही वो समाधिस्थ हो जाए। ये बात जितनी प्रखरता, सरलता और तर्कपूर्ण तरह से ओशो ने कही, मेरा मानना है कि गौतम बुद्ध भी ये बात नहीं कह पाए। हालांकि ओशो ने कई सारी बातें गौतम बुद्ध की कही हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की कही बातों को उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई, बहुत सरल करके कहा, और उन्होंने गौतम बुद्ध की बातों को वहां तक कहा जहां तक गौतम बुद्ध स्वयं भी अपनी बातों को नहीं कह सके। मतलब गौतम बुद्ध ने अगर कोई विषय चुना और उस पर कुछ बात बोली तो उन्होंने वो बात जहां तक बोल के रोक दी, ओशो ने उस बात को वहां से आगे बढ़ाया और ज्यादा तर्कपूर्ण तरह से बढ़ा दी। तो उन्होंने सिर्फ ओशो, कोई उदाहरण यदि आपको याद हो तो हाँ बिल्कुल, मतलब मैं आपको बहुत ही सामान्य सा उदाहरण दे देता हूँ। गौतम बुद्ध के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने राजमहल, राजपाट छोड़ा, करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ी, सुंदर बीवी बच्चा छोड़ दिया और सत्य की खोज में चले गए। और उन्होंने सत्य खोजा। उन्होंने सत्य क्या खोजा ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। उन्होंने सत्य क्या खोजा ये आज तक किसी को नहीं मालूम है, बल्कि कोई ज्यादा गहन अध्ययन करता है कि गौतम बुद्ध ने आखिर सत्य क्या खोजा, सत्य क्या खोजा, तो उसको एक तो उनका शब्द ये मिलता है कि अहिंसा परमो धर्मा, नॉन वायलेंस अल्टीमेट रिलीजन। और उससे भी आगे कोई अगर पाठक या कोई भी अगर विशेषज्ञ करता या कोई भी अगर क्या खोजी व्यक्ति अगर और ढूंढता है कि भाई गौतम बुद्ध ने क्या सत्य खोजा था, तो ये मिल जाता है कि भाई गौतम बुद्ध ने ये कहा कि जब उनसे उनके शिष्यों ने पूछा कि सर आपने क्या सत्य खोजा, हमें भी तो बताइए, तो गौतम बुद्ध ने उत्तर दे दिया कि सत्य जो है वो बताने लायक है ही नहीं, बताया ही नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता। ये एक बड़ा ही अतार्किक उत्तर मुझे समझ में आया। तो या तो जानबूझ करके गौतम बुद्ध के द्वारा खोजी हुई बातों, खोजे हुए सत्य को छुपा लिया गया है इतिहास में इन सब बातों को लिख करके, क्योंकि ओशो ने सत्य को बताया है। और सत्य क्या है, सत्य की जरूरत क्या है, बात यहां पर आती है कि सत्य क्या है। तो इसका उत्तर है कि सत्य वो है कि हर जीव, चाहे पशु हो और चाहे मनुष्य हो, हर जीव आनंदित होना चाहता है। इससे बड़ा सत्य इस संसार में नहीं। हर किसी की यात्रा आनंद की ही है, हर किसी की ही यात्रा, हर किसी की ही खोज आनंद की है। आनंद मतलब मजे की है, मौज की है, मस्ती की है। आप मुझे बता दे कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य इस संसार में उपस्थित हो जो कह दे कि मुझे मौज मस्ती नहीं चाहिए, लग्जरी नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए। हाँ, लग्जरी और आराम तो खैर मटेरियलिस्टिक हो गया,
मैं बात कर रहा हूं जब आनंद की और मौज और मस्ती की, तो मैं बात कर रहा हूं आत्मिक तल पर। आपको सोने के पिंजरे में रख देंगे तो आप आत्मिक तल पर दुखी हो जाएंगे, बल्कि सोना आपके चारों तरफ है। मटेरियलिस्टिक का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा सोने से बड़ा। लेकिन आत्मिक तल पर हर जीव की एक ही यात्रा है, मजे में हो जाने की, आनंद में हो जाने की। इससे बड़ा सत्य कुछ और हो ही नहीं सकता संसार में। आप क्या कहते हैं इस पर इनाम साहब? जीवन का सार एक तरह की जो उसके अंतर भाव अंतर मन में जीत होती है, अंतिम लक्ष्य वो आनंद की ही है। होता। हाँ, तो कहने का मतलब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं सत्य की खोज में गया, तो गौतम बुद्ध ने सत्य क्या खोजा नहीं मालूम। ओशो ने बता दिया कि सत्य तो यही है। ये जो मैंने शब्द अभी बोले कि हर प्रत्येक जीव की एक ही यात्रा है, आनंद की, मौज की, मस्ती की, इससे बड़ा सत्य संसार में है नहीं कोई। ये ओशो का ही मैंने बात, ओशो के ही तो मैंने शब्द कहे। ये मेरे शब्द थोड़ी ना है। शब्द मेरे हो सकते हैं पर ये विचार ओशो का है। मैंने अपने शब्दों में कह दिया है बस। और आपको ढूंढने नहीं मिलेगा किसी भी ऑडियो सीरीज में कि ओशो ने ये बात कही है। ओशो की इन बातों तक पहुंचने के लिए आपको ओशो की बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि सुनने के बाद उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, गहन चिंतन मनन करना है। तब जाके आपके आत्मा की गहराई में जो पूरा ब्रह्मांड उपस्थित है, उस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में जो उपस्थित ओशो हैं आप बिना शरीर के, वो तब बताएंगे। शब्द आपके होंगे पर विचार उनके होंगे। तो ओशो ने सत्य बता दिया। यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मैं गौतम बुद्ध से भी बड़ा दार्शनिक ओशो को कहता हूं। क्योंकि अब चाहे गौतम बुद्ध के सत्य को छुपा दिया गया है षड्यंत्रकारियों द्वारा, या उन्होंने वाकई नहीं बता पाए वो कुछ, दोनों ही सूरतों में सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध द्वारा सत्य खोजा गया लेकिन बताया कभी नहीं गया। पर ओशो द्वारा ना तो सिर्फ सत्य खोजा गया बल्कि सत्य बताया भी। और आनंद की प्राप्ति से बड़ा सत्य संसार में कोई नहीं है। मौज मस्ती की प्राप्ति से बड़ा सत्य इस संसार में कोई नहीं है। ये ओशो ने बताया। और कैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये आनंद उतर आए, असल में ये मौज ये मस्ती कैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतर आए, ओशो ने ये भी बताया। वाह! ओशो ने सिर्फ ये नहीं बताया कि देखो आसमान में जो सूरज चमक रहा है उसके कारण दिन है तो वो सूर्य है। ओशो ने उस सूर्य तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। इसलिए मैं ओशो को मनुष्य जाति में आज तक जन्मे सभी दार्शनिकों में सबसे महानतम दार्शनिक मानता हूं। क्योंकि तर्क, उन्होंने हर बात को तर्क के साथ सिद्ध किया। और ओशो ने ही मुझे बताया है, ये ओशो का विचार है, मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि तर्क ही सिर्फ सत्य तक लेके जा सकता है और सत्य ही परमात्मा के दर्शन करा सकता है। दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब यहां पे ये रहा कि चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जय कृष्णमूर्ति हो, चाहे और भी दार्शनिक जिनके आपने नाम लिए, उन सबसे ज्यादा महानतम मैं ओशो को ही मानता हूं। इसीलिए क्योंकि जो ओशो ने बताया मनुष्य समाज की उत्कृष्टता के लिए, और मनुष्य समाज की उत्कृष्टता की जब बात करते हैं ओशो, तो वो किसी समूह की बात नहीं करते हैं, किसी देश की बात नहीं करते हैं, किसी राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं एक एक मनुष्य की। क्योंकि ओशो ने अपने लेक्चर में कहा है कि मनुष्य समाज जो है वो एक एक व्यक्ति को जोड़ के बनता है। समाज बनता ही एक एक व्यक्ति से जोड़ करके है। समाज की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जब जुड़ता है तो एक समूह, एक समाज बनता है। प्रत्येक व्यक्ति ही एक समाज है। प्रत्येक व्यक्ति ही एक समाज है, ये ओशो बोले हैं अपने लेक्चर में। और ये बड़ी तर्कपूर्ण बात है। ध्यान रखिएगा, तर्क जो है वो हर व्यक्ति, हर जीव के, हर कॉन्शियस मनुष्य, हर मनुष्य के अंदर तर्क की जो घंटी है वो लगी हुई है जन्म के साथ ही।
तो जैसे ही बाहर कोई तर्क का शोर मचता है तो वो घंटी अंदर की तुरंत बज जाती है, उसको रिसीव कर लेती है उस सिग्नल को। अगर वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति है तो, अगर वो व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त नहीं है तो। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ओशो ने ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ करके समाज बनता है, तो हमें समाज को बदलने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति पर काम करना पड़ेगा, हमें किसी समूह पे काम नहीं करना है, एक एक व्यक्ति पर काम करना पड़ेगा। ओशो ने ये बताया। और जब ओशो बोलते हैं कि हमें प्रत्येक एक एक व्यक्ति पे काम करना पड़ेगा, तो यहां पर मामला सब्जेक्टिव हो जाता है, विषयात्मक हो जाता है। और विषयात्मक होने का मतलब, सब्जेक्टिव होने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, भले वो 0.001% ही क्यों ना हो, तो वो भिन्न है। तो वो जो भिन्नता है, हमें उस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमें व्यवस्थाएं बनानी चाहिए समाज की, तब जाकर के कहीं एक उत्कृष्ट समाज बनेगा। क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं जो कि अपने अनुसार दुनिया को बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति हैं समाज में जो कि पीली वाली मूंग की दाल खाना पसंद करते हैं, तो कुछ व्यक्ति हैं जो दाल नहीं खाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, वो मांसाहार करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दोनों तरह के व्यक्तियों को जीवन जीने की पूरी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि दाल खाने वाला व्यक्ति, जिसे हम शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी व्यक्ति भी उतना ही परमात्मा का रूप है जितना कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति है। ओशो ने इस बात को बड़ा स्पष्टता से बताया संभोग से समाधि की ओर वाले लेक्चर में, कि परमात्मा ही अच्छा और बुरा है। ऐसा नहीं कि परमात्मा सिर्फ अच्छा है और बुरा कोई और शैतान है। देव और दानव सब उसी में समाहित, डिवाइन एंड डेमन, ये सब परमात्मा ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा समाहित है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं परमात्मा का रूप है। तो प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो हर अभिव्यक्ति को, परमात्मा की प्रत्येक अभिव्यक्ति को जीवन जीने का पूरा सुअवसर मिले, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। और जब हम वैसी व्यवस्था बनाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो वो कहलाती है सामाजिक व्यवस्था। समानता की व्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से कड़ी दर कड़ी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को और उस व्यक्ति का महत्व समझते हैं, तो पूरा समाज ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें कोई अमीर गरीब काला गोरे का भेद भी मिट जाता है। बिल्कुल भेद मिट जाता है। लेकिन भेद मिट जाता है पूरी तरह से, ये गलत है। क्योंकि ओशो ने ही अपने लेक्चर में ऐसा शब्दों में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उनके लेक्चर्स को सुन करके मैंने जो ध्यान किया, चिंतन मनन किया, तो मैंने पाया कि ओशो का तात्पर्य है, ओशो का कहना रहा कि संतुलन परम नियम, बैलेंस इज अल्टीमेट लॉ। तो इस संतुलन के नियम के आधार पर भेद तो रहेगा, भेद रहेगा। मनुष्य के सबसे उत्कृष्टतम समाज में, सामाजिक व्यवस्था में भी अमीर और गरीब रहेंगे। लेकिन अमीर और गरीब जो रहेंगे, उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की निकृष्ट या उत्कृष्ट विचारशीलता नहीं होगी कि अरे ये गरीब है तो मैं इसके साथ नहीं, और अगर ये अमीर है तो मैं इसके साथ कैसे, ये नहीं होगा। उत्कृष्ट भाव दूर होगा। हाँ, उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था जिसकी बात ओशो करते हैं, उसमें भी अमीर होंगे मनुष्य और गरीब होंगे मनुष्य। लेकिन गरीब इतना गरीब नहीं कि उसको जीवन जीने के लिए जो बेसिक रोटी कपड़ा और मकान चाहिए वो उपलब्ध ना हो सके परिपूर्ण तरीके से, उतना भी गरीब नहीं। और अमीर इतना अमीर नहीं कि उसको हद से ज्यादा प्राप्त हो जाए। एक सामान्य तौर की अमीरी होगी, सामान्य तौर की गरीबी होगी। हाँ, अमीर होगा तो उसके पास मर्सिडीज होगी, गरीब होगा तो उसके पास मैं कह सकता हूं कि i20 होगी या छोटी गाड़ी होगी। हाँ, i20 होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि अमीर के पास फरारी है और प्राइवेट जेट है और गरीब के पास साइकिल है।
या बैलगाड़ी है, नहीं, इतना भेद नहीं होगा। भेद तब भी रहेगा क्योंकि संतुलन परम नियम अगर काला रहेगा तो सफेद भी रहेगा जरूर, आवश्यक तौर पे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफेद ना रहे। और अगर अमीर रहेगा किसी समाज में तो आवश्यक तौर पर गरीब भी रहेगा जरूर। और अगर गोरा रहेगा तो काला भी अवश्य रहेगा जरूर। तो भेद तो रहेगा तब भी, लेकिन वो भेद का जो दूरी होगी, मापदंड होंगे, वो इतने नहीं होंगे जितने आज है। अब अगला प्रश्न मेरा ये होगा कि ये तो बड़ी कठोर और बड़ी गंभीर बातें हुई और ठीक बात है। अब ओशो की लाइफ के उस पहलू पे जाना चाहेंगे हम कि कुछ ऐसे पहलू हैं जो जैसा कि हम लोग एक ऐसी बात लाएंगे हम जिससे हमारे संयोगवश हम 90s की बात करेंगे और 90s के संयोगवश आप भी हैं और हम भी हैं। और उस जमाने में एक क्या कहते हैं, उस जमाने में इस वक्त अवेंजर्स और पबजी और ये गेम्स और इस तरह के इंटरनेट की दुनिया, उस वक्त वो दुनिया कॉमिक्स नॉवेल्स की हुआ करती थी, शायद आपको याद हो। और उसी कॉमिक्स और नॉवेल्स में एक कुछ कैरेक्टर हुआ करते थे, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी। और उन्हीं कॉमिक्स में कोई 4 पिक्चर की एक कॉमिक्स आती थी जिसको कहा गया डब्बू जी। हमने अक्सर सुना उनके कुछ स्पीचेस में, बड़ी मजेदार रही कि उन्होंने डब्बू जी के कुछ कंटेंट के, कुछ उनके जोक्स पे बात करके और गंभीर बातों को उन्होंने लाया। जैसे डब्बू जी एक साधारण से व्यक्ति हैं, उनके पास से एक मेहमान आता है और वो जो है कुत्ता उनका होता है, मेहमान प्लेट में खा रहा है और कुछ भोजन कर रहा है, तो डब्बू जी से वो मेहमान पूछता है ये कुत्ता देख कर क्यों भौंक रहा है, मुझको देख के क्यों भौंक रहा है। तो डब्बू जी जवाब देते, वो मेहमान पूछता है कि उसको क्यों नहीं दे देते हैं आप इसकी प्लेट पे। तो डब्बू जी उत्तर देते हैं आप प्लेट खाली कर देंगे तभी तो देंगे। तो ये फन फैक्टर, इस तरह की बातें भी उन्होंने की। और उसके बाद बड़ी गंभीरता से उसको उन्होंने सामाजिक जो ताना बाना है उस पे कड़ाई से उस बात को एक्सप्लेन किया। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या उनके अंदर कुछ रस था, क्या उनको कभी प्रेम हुआ, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा, फनी लाइफ भी रही उनकी, इससे इसी तरह से फिलॉसफी और संघर्ष और क्रिटिसाइजेशन और कंट्रोवर्सी में ही उनका जीवन बीता। वैवाहिक जीवन की बात जो आप कर रहे हैं ओशो के संदर्भ में, तो ओशो ने कोई विवाह नहीं किया। हाँ, जरूर उनकी एक प्रेमिका थी जो कि युवावस्था में ही बहुत ही तेज बुखार आने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो ओशो ने फिर कभी विवाह किया ही नहीं, उनका प्रेम प्रसंग जरूर था। दूसरी बात ये कि ना सिर्फ डब्बू जी बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन, हाँ, ये भी एक पात्र ओशो ने जन्मा था और बड़े ही मजाकिया ढंग से इस मुल्ला नसरुद्दीन के द्वारा माध्यम से ओशो बहुत ही गहनतम विचार और बहुत ही महत्वपूर्ण सीख और सुझाव जनता के सामने दे देते थे। डब्बू जी हो या मुल्ला नसरुद्दीन हो, ओशो इस तरह के मजाकिया अंदाज और इस तरह के मजाकिया पात्रों को, इस तरह की मजाकिया कथाओं को सिर्फ इसीलिए कहते थे ताकि संतुलन का नियम जो है वो बरकरार रहे, वो सिर्फ गंभीर ही ना रहे। उनके लेक्चर्स में कुछ जनता के लिए हंसोड़पन भी हो जाए। सिर्फ
सीरियसनेस हाँ, ना रहे। कुछ रहता है क्योंकि बहुत से लोग, एक फैक्टर होता है क्योंकि इंसान के अंदर ये बोरिंग फैक्टर भी है जहाँ पर वो उसके अंदर सीखने की एक रास्ता ना हो जाए। है। हाँ, एक रास्ता ना हो जाए, उस एक रास्ता को तोड़ने के लिए वो इस प्रकार के प्रसंग करते थे, हास्य व्यंग्य करते थे। जी। अब प्रश्न ये है कि आप कब संपर्क में आए, आप मतलब कब इंकरेज हुए, आपने कब सुना, वो पहलू, वो वक्त कौन सा था, किन किन दुर्दशाओं से आप गुजर रहे थे, क्या मानसिक स्थिति थी? मैं सन 2015 में पहली बार ओशो तक पहुंचा। हालांकि ओशो के नाम से मैं परिचित तो बहुत पहले से था, लेकिन कभी मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं ओशो को पढ़ूं या सुनूं। अब ये एक बड़ी विचित्र बात है मेरे अपने जीवन में कि मेरी अपने पिता से बहुत ज्यादा बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद बहुत रहते हैं। लेकिन सन 2015 में अचानक से मुझको मेरे पिता द्वारा ही ओशो की तरफ ध्यान खींचने का एक घटनाक्रम बना। वाह। मेरे पिता अक्सर मोबाइल में अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कनेक्ट करके अपने कानों में लगा करके ओशो के लेक्चर सुना करते थे। तो जब वो कुछ बड़ा ही प्रभावित हो जाते थे, जो कि हो ही जाएंगे क्योंकि ओशो की बात सुन के कौन नहीं प्रभावित होता, तो जब वो बड़ा प्रभावित हो रहे थे तो फिर वो मुझसे कभी कभी शेयर करते थे कि भाई जरा ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो। तो ऐसे ही उन्होंने एक बार मुझे अपने कान से निकाल करके मेरे कान में लगाया वो ईयरफोन और कहा जरा ये लाइन सुनो, देखो ये बात सुनो ओशो क्या कह रहे हैं। और वो बात जो मैंने सुनी, हालांकि मुझे वो बात तो याद नहीं है कि वो क्या लेक्चर चल रहा था, लेकिन वहां से मेरा ध्यान चला गया कि अरे भाई इनको जरा सुनो, हो सकता है कि मेरे प्रश्नों के, मेरे समस्याओं के उत्तर इनसे मुझे मिल जाए, जो कि मैं अभी पीछे बाबाओं तक ढूंढ रहा था, मंदिरों में जाके ढूंढ रहा था, भिक्षुओं से के पास जाके ढूंढ रहा था, संत महात्माओं के पास जाके ढूंढ रहा था, तथाकथित हो सकता है इनके पास मिल जाए। और उस दिन से, उस रात से मुझे जब पिताजी ने दिन में सुनाया तो फिर उसके बाद से फिर मैंने स्वयं सुनना शुरू कर दिया और सुनना शुरू किया और बिल्कुल मैं हतप्रभ रह गया और मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लग गए। और इसी कड़ी में मैं आगे अपने इस उत्तर में एक बात ये जरूर जोड़ूंगा कि अगर जो भी श्रोता और दर्शक देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, ओशो का एक लेक्चर सीरीज है जिसका शीर्षक है विज्ञान, धर्म और कला, साइंस, रिलीजन एंड आर्ट। विज्ञान, धर्म और कला, ये यूट्यूब पर ये वीडियो उपलब्ध है ओशो का। 1 घंटे का ये लेक्चर सीरीज है। इस एपिसोड को जरूर सुने श्रोतागण। अगर ओशो को सुनना चाहता है कोई तो इस जगह से शुरुआत करे, ना कि उनकी बहुप्रचलित संभोग से समाधि की ओर से। ठीक बात है। विज्ञान, धर्म और कला, ये ओशो का जो एक लेक्चर सीरीज है, यहां से सुनना शुरू करे ओशो को कोई भी नया व्यक्ति जो अब पहली बार ओशो को सुनना चाह रहा है। और मेरा दावा है कि वो बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा, और सिर्फ प्रभावित नहीं होगा बल्कि तर्कपूर्ण तरीके से प्रभावित होगा कि कितना ठीक है जी, कि कितना सरलता और कितने सरल शब्दों में ओशो ने कितनी गहरी बातों को कह दिया इस लेक्चर सीरीज में। तो कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसके आपने जवाब स्वतः ही दे दिए, और जैसे कि जीवन में क्या आप मानव जीवन में, जैसे कि आपने बताया, कड़ी से कड़ी हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति समाज है, समाज की एक गणना करना चाहते थे। तो वो तो ये मेरा प्रश्न था कि कितना प्रासंगिक है, ये जरूरी है उनका दर्शन आज के इस आर्थिक और वैज्ञानिक दौर में। तो उसका आपने उत्तर दिया बड़ा सुलभता और सरलता से, बहुत ही एक्सप्लेनेबल था, बड़ा रोचक
उत्तर था। अब हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, जैसे कि आपने बताया कि कुछ जीवन में उथल पुथल थी आपके व्यक्तिगत जीवन में सुनने के बाद आपको क्या बदलाव महसूस हुए, क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया राम साहब। इसका उत्तर मैं वाकई देना चाहता हूँ। ओशो को सुनने के बाद मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर तो मिलने ही लग गए, पर ओशो को सुनने से मेरे मन और मेरे मस्तिष्क में, मन मतलब कि आत्मा और मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन, बुद्धि, जो अवसाद था वो दब गया। और मुझसे मेरे जीवन, पिछले जीवन काल में जो भी कुछ त्रुटियां हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, ओशो के माध्यम से मैंने अपनी की हुई उन गलतियों को स्वतः ही स्वीकार लिया। और जैसे ही मैंने अपनी गलतियों को स्वीकारा, मैंने पाया कि गलतियां नष्ट हो गई, खत्म हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और मुझे एक बहुत बड़ा और बहुत ही भारी ज्ञान मुझे ओशो से ये मिला कि जैसे ही हम अपनी की हुई गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं पूरी ईमानदारी से, वैसे ही वो गलतियां तुरंत मर जाती हैं, दब जाती हैं, और उन गलतियों की जगह जो है वो सुधार ले लेता है। सुधार कर लेता, वाह। यानी कि हमारा दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती, जब दृष्टि पहुंच जाती है तो हमारी दृष्टि समाधान तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि हम कभी स्वीकार ही नहीं करते कि हमने गलती करी। हम इतना अहंकार से भरे होते हैं, हम इतनी बेहोशी से भरे होते हैं कि हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हमने कोई गलती करी। हम तो ये मानना चाहते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुमने ये कर दिया, भगवान ने ये कर दिया। हम कभी ये नहीं मानते कि हमने कर दिया। और जैसे ही मैंने ओशो को सुना तो सबसे पहले तो मेरा अहंकार गिर गया, मेरी बेहोशी टूटी, और मैंने ये माना कि ये गलतियां तो मेरे माध्यम से मैंने ही कर दी। और जैसे ही मैंने माना कि मैंने गलतियां करी, वैसे ही वो गलतियां तुरंत मर गई, क्योंकि गलतियां जो है वो अहंकार के साथ जो है वो बेल के पौधे की तरह बढ़ती रहती है, गलती पर बने रहें। तो जैसे ही मैंने ये मान लिया कि मैंने ही गलतियां की हैं, तो तुरंत वो गलतियां दब गई, गिर पड़ी, दब गई, और फिर वो जो जगह खाली हो गई मेरे चित्त पे, मेरी आत्मा में, वो खाली जगह भर गई समाधान से, सुधार से। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये बात हमने भी पिछले वर्षों से आपके जो भी आपका सानिध्य रहा उसमें महसूस किया कि आप वो उस तरह के पहले ज्वलंत नहीं रहे और अग्रेसिव नहीं रहे, बहुत शांत और समझदार और एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उभर के आए, और एक बैलेंस व्यक्ति जिसे कहते हैं मैच्योर। तो ये चेंजेस हमने भी रियलिटी में देखा, इस पॉडकास्ट के माध्यम में हम देख रहे हैं आपको। बड़ा अच्छा रहा। तो वही कहेंगे अब इस प्रोग्राम के अंत में कि हमारे दर्शक और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, ओशो के अनुयायी हैं, और वो अपने कमेंट्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में लिखें, इनबॉक्स करें। और हम अब कपिल जी के इस शो के माध्यम से और भी कुछ जो दानिश्वर लोग हैं, जो दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं और जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो कुछ विचार रखते हैं, उनकी तरफ हम जरूर बढ़ेंगे और उनको भी जरूर इस प्रोग्राम में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे, हमारी चेष्टा रहेगी। अंत में बस यही कहेंगे कि ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, यानी ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। तो इसके बाद हम विदा लेना चाहेंगे
और अपने श्रोताओं से, दर्शकों से। हाँ कपिल जी। जी, एक बात बस मैं आपकी थोड़ी सी सही करना चाहता हूँ। आपने बोला अपनी बात को खत्म करते हुए कि अब आप, मेरे संदर्भ में आपने कहा कि अब आप उतने ज्वलंत नहीं रहे, उतने एग्रेसिव नहीं रहे। तो हाँ बिल्कुल, मैं एग्रेसिव नहीं रहा। एग्रेसिव मतलब उतना क्रोधी नहीं रहा, लेकिन ज्वलंत तो आज भी हूं मैं। हाँ, ज्वलंत तो हूं मैं आज भी फायर है। अगर एक कलाकार के अंदर एक आग ना हो तो वो कुछ उसका फोर्स भी तो नहीं होगा। हाँ, तामसिक नहीं रहा मैं, तमस मैंने दबा दी है, लेकिन ज्वलंत हूँ आज भी मैं। वही गर्मी है, वही फायर है मेरे अंदर। हाँ, और आशा करते हैं वो ये तमस और ये ज्वलंत जो आपका, जिसे पैशन हम बोल सकते हैं, ये पैशन किसी बड़े रूप में आए, किसी क्रिएटिव उसमें आए। और मेरा तो क्रिएटिव इसमें यानी इस एंटरटेनमेंट फील्ड में आने का, आर्ट फील्ड में आने का एक तो गॉड गिफ्टेड कुछ बात थी, और एक कारण ही मुझे ये है कि उस नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव एनर्जी में मोड़ दिया जाए। सिर्फ इतनी सी बात है। हाँ ठीक है, इसके साथ विदा लेना चाहेंगे? बिल्कुल। तो अगले भाग में फिर से हम लोग की कोई चर्चा चलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। पर इंटरव्यू होगा। जी, तब तक के लिए नमस्कार।